नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन का आगाज करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक है। बैठक में संगठन और पार्टी की आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की बैठक में केंद्र सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। बैठक में मोदी सरकार के सभी मंत्रियों से वर्क रिपोर्ट ली जाएगी। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी, आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, साल 2024 को लेकर चर्चा होगी। और इसी के साथ साथ सबसे अहम ये है कि मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं सभी की वर्क रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखी जाएगी। फीडबैक जेपी नड्डा उनसे लेंगे। आंचल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, कितनी महत्वपूर्ण है आज की बैठक? कब से ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आज शाम में ये बैठक है 4 बजे के बाद से जैसे बताया जा रहा है कि बैठक शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि केंद्र की इसमें जो तमाम नेता हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। और जैसा कि देखिए शाम 4:30 बजे ये बैठक होने जा रही है और आगामी चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बनती हुई इसमें नजर आएगी। क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव जो है अब नजदीकी है, हर एक पार्टी दमखम भर रही है। और इस तरीके से लगातार बीजेपी जो है निरंतर, जैसे कि उनकी पॉलिसी है कि निरंतर हम चुनावों की तैयारी में लगे रहते हैं। जब कोई चुनाव आता है स्पेशल उसके लिए तैयारी नहीं करते, लेकिन रणनीति बनाना, बैठकें करना और जो कमजोर सीटें हैं उनको साधना, खास करके बीजेपी की मुख्य इस पे फोकस रहेगा। और चाहे वो रामपुर सीट हो जो कि बीजेपी चुनाव में तो जीत चुकी है, चाहे आजमगढ़ सीट हो, तो इन सीटों पर भी बीजेपी की पैनी नजर रहेगी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि कहीं ना कहीं सपा बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, और ऐसे में उन सीटों को निकालना, जो कि चाहे बिजनौर की बात करें जहां अक्सर बसपा का जो दावा है वो पक्का रहता था, और अगर अमरोहा हो और रामपुर हो, मुरादाबाद हो, और ये वो सीटें हैं जिसपे बीजेपी की जो है वो पक्की पैनी नजर है। और वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी हाल में पश्चिम की वो तमाम सीटें जो कि अक्सर हारते आए हैं उनको इस बार जीतना है। और देखिए रिपोर्ट के मुताबिक जो पता लगा था कि गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी महासचिव बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और बैठक में केंद्र की मोदी सरकार के क्लस्टर इंचार्ज मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। लोकसभा क्षेत्रों को अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है और क्लस्टर का एक प्रभारी बनाया गया है। क्लस्टर मंत्री लगभग 14-15 प्रमुख मंत्री हैं, जिनमें स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर और संजीव बालन, मेहनाथ पांडे, तमाम वो केंद्र के नेता मौजूद रहेंगे जो कि काफी मजबूत हैं और आगे भी मजबूती दे पूरे लोकसभा चुनाव में। आगे मजबूती मिले, इसके लिए वर्क रिपोर्ट भी जेपी नड्डा के सामने रखी जाएगी और उसी वर्क रिपोर्ट के आधार पर इन मंत्रियों का आगे भी भविष्य तय किया जाएगा, ये माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए बहुत दिनों से ये खबर चल रही थी कि देखिए अब इनके मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। क्योंकि एक एक मंत्री पर कई मंत्रालय है। स्मृति ईरानी जी पे 3 मंत्रालय है, पीयूष गोयल जी पर भी 2 से 3 मंत्रालय है। तो ऐसे में जिन मंत्रियों के पास ज्यादा मंत्रालय हैं उनको भी देखिए दूसरे लोगों में बांटा जाएगा। क्योंकि आप महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र के जो इनके नेता हैं और जैसा कि गठबंधन में है तो उनको भी केंद्र में जगह देनी है। तो जाहिर तौर पर देखिए बहुत सारी चीजों पर जब बैठक होती है तो न केवल चुनावी रणनीति बनती है बल्कि पार्टी में भी और कुछ बदलाव की ओर भी चर्चा होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और वही कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 8 सितंबर को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसी में शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। अपने दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। तो बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर कई कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। और
वहीं मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राजपथ को सेंट्रल और विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का बड़ा फैसला लिया है। और जानकारी के अनुसार इस फैसले को औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा के लोन का नाम कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाल के 15 अगस्त के भाषण में औपनिवेशिक मानसिकता से संबंधित प्रतीकों के उन्मूलन पर जोर दिया था और इसके साथ ही साल 2047 तक पीएम ने कर्तव्यों के महत्व पर भी जोर दिया। इन दोनों कारकों को कर्तव्य पथ के नामकरण के पीछे देखा जा सकता है। और वहीं विपक्ष का पीएम पद के लिए दावेदार कौन होगा, इसको अभी तक विपक्ष तय नहीं कर सका है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने कहा कि चाहे नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी, इन विपक्षी दलों पर अभी भी यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनका उम्मीदवार कौन है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, नीतीश कुमार जो कि दिल्ली दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं देखिए उनके जो सियासी दोस्त और दुश्मन दोनों ही बदल चुके हैं, अब महागठबंधन करके 2024 को साधने की तैयारी में हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो कहीं जाएं, किसी से मिले, किसी से गठबंधन करें और खुद को पीएम का उम्मीदवार बताएं या कुछ भी करें, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन पीएम पद वेकेट नहीं है, ये तो जान लेना चाहिए। रही बात कि गठबंधन बनाने की विपक्षी दलों की, तो ऐसे हमने एक नहीं अनेक प्रयोग पिछले 8 वर्षों में देखे हैं। हमने बेंगलोर में भी हाथ बांधे हुए 17-18 पार्टियों के लीडरों को देखा, एक साथ हाथ खड़े करके खड़े थे, क्या हुआ। हमने कलकत्ता में भी देखा, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी रैली बुलाई थी, तमाम विपक्षी दलों को बुलाया था, पर वही ढाक के 3 पार। जब चुनाव आता है तो कोई गठबंधन रहता ही नहीं है। उसका कारण यह है कि सभी महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं, कोई जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ कहेंगे, क्योंकि तैयारी में तो वो भी लगी है, लेकिन आरोपों का जो सिलसिला है और जो जांचों का सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। वो आरोप लगाते हैं, फिर इधर से पलटवार होता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल मैं इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी अपना गिरेबान में झांके और थोड़ा अपना इतिहास देख ले। ये पहले भी बनारस में जाके चुनाव लड़ चुके हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 4 राज्यों में इनकी स्थिति क्या रही है। कई राज्यों में तो जमानत जब्त हो गए हैं सारे, एक सीट नहीं मिले हैं। और ऐसी स्थिति में अब किसी को बतौलेबाजी करनी हो, बड़बोलापन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। रही बात आरोपों की, तो एक बात स्पष्ट है कि ना हम खाते हैं ना खाने देते हैं। यदि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। गरीबों का पैसा यदि लूटा है तो वो तो वापस आपको चुकाना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे के शर्मा जी को, जिनका कहना है कि जनता को काम के जरिए जीता जाता है, ना कि झूठे वादे करके। कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विकास गुप्ता ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी की लोकप्रियता अब न केवल राज्य स्तर पर है, बल्कि देश विदेश में भी करोड़ों लोग उनकी कार्यशैली को बेहद पसंद करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। करने के लिए है कैप्टन विकास गुप्ता जी, जो कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। सर, अगर देखा जाए तो देखिए, योगी जी की जो लोकप्रियता है खास करके सोशल मीडिया पे, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब 21.5 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर बढ़ चुके हैं, यानी कि उस स्कोर पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, 7 साल में पीछे छूट गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, योगी जी का कोई भी मैच नहीं है।
योगी जी ने जिस हिसाब से पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जिस हिसाब से अपराधियों के खिलाफ, जिस हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, रोड का विकास किया है और सुगमताएं कारोबारियों के लिए लाई हैं, ये सब इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम माननीय योगी जी ने पिछले 5 साल में किया है कि वो आज उत्तर प्रदेश, जिसका स्थान कहीं भी नहीं हुआ करता था, आज विश्व के पटल पर आ चुका है। आपने यहाँ किसानों की बात की। अखिलेश यादव ने एक सरकार पर हमला बोला है, कहा है कि देखिए ये सरकार ना तो किसानों की चिंता कर रही है, ना ही बाढ़ में डूबे हुए गांवों की चिंता कर रही है। देखिए, जितना मैं अखिलेश यादव जी के इस कथन को मैं बता देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार रही है और अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में गन्ना किसानों को मात्र 1,04,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि जब हमारी 5 साल की सरकार योगी जी की सरकार रही तो गन्ना किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो कैसे अखिलेश यादव जी कह सकते हैं? किसानों के डायरेक्ट बेनिफिशियरी सीधे खाते में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ। अच्छा, मतलब जनता की आपने बात की, लेकिन अब दोनों ही अलग अलग पार्टी से हैं, दोनों ही गठबंधन तोड़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव वो सीट अपने चाचा को देंगे? भाई देखिए, आपने अभी देखा कि 2 उनकी बड़ी सीटें थी, रामपुर में और आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, दोनों ही सीटें वो उन्होंने हारी। और रही बात मैनपुरी की, मैनपुरी में चूंकि उनके पिताजी सांसद हैं और मुलायम सिंह जी अभी जिंदा हैं, हम लोगों के बीच में हैं और देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसका निर्णय जनता पे छोड़ देना चाहिए और चूंकि राजनीति में संभावनाओं का खेल है, अभी ये पिछला विधानसभा का चुनाव उन्होंने साथ लड़ा, अब शायद अलग है, हो सकता है लोकसभा का चुनाव साथ लड़े हैं, तो ये इस प्रश्न का जवाब भविष्य की गर्त में है, अभी तो देना मेरे लिए संभव नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता जी को, जिनका कहना है कि देखिए मैनपुरी से चुनाव कौन लड़ेगा और अखिलेश रहेंगे कि शिवपाल लड़ेंगे, आखिर दावेदारी किसकी पक्की होगी तो जनता तय करेगी। कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप कुमार धालीवाल ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, जहां पर मंत्री कुलदीप कुमार धालीवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से काफी बेहतरीन और अच्छी मुलाकात रही। पंजाब के बेहतर विकास के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है पंजाब सरकार से मंत्री हैं कुलदीप कुमार धालीवाल जी, यहाँ पे हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ मुलाकात हुई नितिन गडकरी के साथ? काफी देर आपकी बैठक हुई, मीटिंग चली, क्या कुछ कहा गया? नहीं, बहुत वधिया मीटिंग हुई। पहली गल ते साडी गल बहुत ध्यान नाल सुनी उन्होंने, दलील दे नाल सारियां चीज़ां असीं डिस्कशन की। मेरा जिहड़ा हलका अजनाला अमृतसर तो अगे आखिरी हलका अगे पाकिस्तान है, उस हल्के दे विच 2-3 मेन बहुत वड्डियां रोड सीगे जिन्हां दी समस्या सी। ਉਹਦੇ ਤੇ गडकरी जी ਨੂੰ मतलब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀਆਂ। हाँ, फंड को लेकर के भी कुछ ऐसी बात हुई है कि क्या कुछ किया जाएगा, कैसे रिलीज किया जाएगा फंड? नहीं, वो कर देंगे रिलीज। अभी अफसर बैठेंगे, उन्होंने अफसरों की ड्यूटी लगा दी है। हमारे साथ भी पंजाब से जो अफसर आए हैं अभी मीटिंग करने लगे, तो उसको सेट कर लेंगे तो वो हो जाएगा। एक 3-4 हमारे अजनाला शहर के बीच थे, 3 गांव थे बहुत बड़े जिसके बीच रोड लगती थी, उनके लिए भी उन्होंने सेक्शन दे दिया। वो भी करीब 40 करोड़ के लागे वो बन जाएगा सर, हम छुड़ाएंगे उसको भी छुड़ाएंगे। एक अंतिम सवाल, उम्मीद है नितिन गडकरी जी से कि जो चर्चाएं हुई वो पूरी हो पाएंगी पंजाब में? सर, पूरे देश के लोगों को यही तो एक मंत्री मिला है जिससे आज पाक की उम्मीद होती है, तो मेरा ख्याल हमारी उम्मीदें भी पूरी होगी, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत की, हमने बात की पंजाब सरकार से मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से। इनका साफ तौर पर कहना है मुलाकात काफ़ी बेहतर हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में एक और भी बेहतर कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली।